नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे जमरानी बांध परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट पहली बार हल्द्वानी का दौरा किया है और हल्द्वानी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए अजय भट्ट ने बताया कि 1975 से लंबित जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। उनके द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री व राज्य सरकार में अधिकारियों से लगातार वार्ता करने के बाद आज ये सुखद पल आया है। जल्द ही धरातल में जमरानी बांध का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे हल्द्वानी समेत कुमाऊं के साथ ही यूपी के बरेली और रामपुर जिले को भी पेयजल संकट से निजात मिलेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को, पेयजल मंत्री जी को, पर्यावरण मंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और अपनी यहाँ की जनता को बधाई देता हूं। अपने पूर्व सांसदों को और आंदोलन में जितने भी लोग सम्मिलित रहे सबको बधाई देता हूं। जो एक प्रोजेक्ट के लिए सबने तैयारी करी, जो रुक गया था, और मुझको उसके लिए प्रेरित किया सारे लोगों ने। तो पहली स्पीच, पहले सत्र में मेडरन स्पीच जिसे कहते हैं, वो अगर किसी ने दी तो अजय भट्ट को यह अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे संसदीय इतिहास में मेरे लिए मेरा पाथेय बनेगा और हमेशा मुझको प्रेरणा देगा कि पहली बार बोलने के बाद मैंने इतने प्रश्न पूछे हैं, इतने बजट में भाग लिए हैं, उसके बाद कहते हैं जैसे कि हिम्मत आ गई। तो इस तरह से क्षेत्रीय मांगें उठाई। जैसे ही मैंने 3 जुलाई 2019 को पहले सत्र में ये मांग उठाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 दिन में उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को बुलाकर एक के बाद एक हर्डल इसकी दूर करी और लगातार जो इसमें अवरोध आ रहे थे, कई अवरोध रुक गए थे, वो दूर करे। हमारे उत्तर प्रदेश से बार बार खींचातानी हम में हो रही थी, वो दूर हो गई। योगी जी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। पर्यावरण का एक बार ये हो गया था कि शायद ये नहीं हो सकती है, पर्यावरण का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल गया और आज पूर्णतः ये 2500 करोड़ से भी ज़्यादा की स्कीम हमको स्वीकृत हो गई है। 2023 पर के रेट जो हैं, उन रेट्स पर इसका पुनरीक्षण भी भेजा जाएगा। चाहे इसमें 5000 करोड़ लगे, 10,000 करोड़ लगे, वो भी केंद्र सरकार हमको देगी। क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परिवार सहित विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा की है। धाम पहुंचने पर बद्री केदार मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व सीएम ने तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने बाबा केदार के गर्भगृह में जल अभिषेक एवं अन्य पूजा पाठ को संपन्न किया और केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले उद्धव ठाकरे बद्रीनाथ पहुंचे थे। बद्रीनाथ धाम में भी उन्होंने पूजा अर्चना संपन्न की और इसके अलावा भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा एवं देश के चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सपरिवार केदारनाथ एवं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का पहली बार दिव्य दरबार लगने जा रहा है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम को परेड ग्राउंड के खेल मैदान में कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ये दरबार महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 4 नवंबर शनिवार को लगने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों से दरबार अब दून के परेड ग्राउंड के पास खेल मैदान में लगेगा। वहीं दरबार में 40 से 50 हजार भक्तों के पहुंचने की संभावना है और आज धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार शाम करीबन 4 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। देखिए, अच्छा है देवभूमि उत्तराखंड में देवेंद्र, ये जो हमारे शास्त्री जी हैं, इनका स्वागत और अभिनंदन है। और निश्चित रूप से इनको यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा और मिलेगी। उत्तराखंड तो हमेशा ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है और जो उनको मानने वाले लोग हैं उनको उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। उनका अभिनंदन और स्वागत है और अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है, तो हम उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के परेड ग्राउंड देहरादून में आज लगने वाले दिव्य दरबार में भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। परेड ग्राउंड के चारों तरफ ही सड़क दोपहर 12 बजे से जीरो जोन रहेगा और 10 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर वाहनों को पार्क करवाया जाएगा। सिटी बस विक्रम मैजिक के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल में ही पार्क करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में, इसके मद्देनजर जो है इसमें 2 जोन्स में पूरे सिटी को डिवाइड किया गया है। एक इनर जोन, एक आउटर जोन। इनर जोन आपकी मेनली परेड ग्राउंड रहेगी, जो पूरी जीरो जोन रहेगी। उसमें कोई भी वाहन, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर उस एरिया के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसके अलावा एक आउटर जोन होगी, जो शहर से बाहर चारों 5 दिशाओं में से जहाँ से वाहन आएंगे उनके लिए बाहर ही जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। बाकी एक पूरा रूट प्लान इसमें बनाया गया है। जैसे ISBT और शिमला बाईपास से जितने भी वाहन आएंगे उनके लिए बन्नू स्कूल में पार्किंग रहेगी। बाकी जो 6 नंबर पुलिया और इधर रिंग रोड की तरफ से आएंगे वो रेस कोर्स गुरुद्वारा पार्किंग जो है वो अपने वाहन वहाँ खड़े करेंगे। इसके अलावा जो विक्रम और सिटी बस हैं उनके भी हमने डाइवर्जन प्लान बना दिए, जो अभी हम अपनी ट्रैफिक जो हमारी साइट है उस पर डाल देंगे। रूट प्लान आपको भी बता देंगे उसका। बाकी सबसे ये अनुरोध रहेगा और ये निवेदन भी है कि जितने भी जो दून वासी हैं, जो लोकल लोग हैं जो इस प्रोग्राम में आएंगे, वो अपनी बेसिकली अपनी गाड़ियां 4 व्हीलर या किसी भी वाहन से ना आए। वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें वहाँ तक आने के लिए परेड ग्राउंड तक, या फिर वो पैदल आए। अगर परेड ग्राउंड के आसपास कोई भी वाहन सड़क के आसपास या नो पार्किंग जोन में खड़ा होता है तो उसके विरुद्ध हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। शुक्रवार की दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। वहीं यमुनोत्री धाम सहित आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई और बारिश से धाम में ठंड बढ़ गई, जबकि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बद्रीनाथ के चारों तरफ की चोटियां बर्फ से सफेद चादर से ढक गए हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। हालांकि 6 नवंबर तक मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। ऊर्जा विभाग ने एक बार फिर राज्य के लोगों को बिजली के बिल में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर जोर का झटका देने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर सूबे में राजनीति भी गरमाना शुरू हो गई है। एक साल में 2 बार बिजली की कीमतों में इजाफा होना बता रहा है कि महंगाई से अभी निजात देने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ऊर्जा विभाग बिजली की दरों से एक साल में 2 बार बढ़ा रहा है, जिससे लोगों की आर्थिक पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि बिजली को दरों में बढ़ोतरी करना विभाग का काम है और विभाग को लाइनों की मरम्मत से लेकर बिजली की कीमतों को निर्धारित करना होता है। यदि इस बात पर भी कांग्रेस को आपत्ति है तो ये कांग्रेस की निजी राय है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार सुविधा देने का काम कर रही है, जिससे लोग बिजली की आपूर्ति भरपूर लाभ ले सके। से कहना चाहती हूँ, जिनकी सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, कि हिम्मत है तो चुनाव से पहले बढ़ाओ ना। आप क्यों ठीक चुनाव मार्च में होगा और अप्रैल से आप दरें बढ़ाने की बात कर रहे हैं बिजली की। साल के 2 बार आप बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आपने जो डबल इंजन की सरकार मांगी थी जनता से, वो फुसबम साबित हुई। वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जो गरीब आदमी को आप महंगाई और बेरोजगारी से तो वैसे ही मार रहे हैं। आप ये बिजली की और पानी की दरें बढ़ाकर तो उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप अप्रैल से बढ़ाने का मन बना रहे हैं, लेकिन चुनाव तक आप चुनावी पुलाव भी खूब परोसेंगे। मैं कह तो रही हूँ, अगर साहस है तो चुनाव के दौरान बढ़ाकर दिखाइए। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है विद्युत विभाग के टैरिफ को बढ़ाने की बात है, तो विद्युत नियामक आयोग जो है वो ये तय करता है कि विद्युत के दर बढ़ाए जाने हैं या घटाए जाने हैं। जो भी आपूर्ति है विद्युत की और दूसरे जो उनके खर्चे हैं, लाइन का जो खर्चा होता है, लाइन डैमेजेस होती हैं,
इन तमाम विषयों पर उनका जो है बार बार उनकी बैठकें होती हैं और वो तय करते हैं क्या होना है। अभी ऐसा प्रस्ताव है और लग रहा है कि बिजली के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार का इस ओर संज्ञान है और अगर आवश्यकता होगी तो उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं पर कोई ज़्यादा असर ना हो उसके लिए सरकार कुछ रियायत देगी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार उसका जो फैसला है लेने से पहले तमाम विषयों पर देखे कि उपभोक्ताओं पर कोई अधिक भार न पड़े। वैसे भी उत्तराखंड राज्य में बिजली अन्य राज्यों से सस्ती है। राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर गठित प्रवर समिति की अंतिम बैठक विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें तमाम विधायकों ने भाग लिया। इस बैठक में प्रवर समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया है और इसकी जानकारी वित्त मंत्री और प्रवर समिति के सदस्य प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा कि समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जो कि आंदोलनकारी के हक में है। उन्होंने तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो आंदोलनकारी के हित में है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रवर समिति का काम आज पूरा हो गया है और अब ये प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। देखिए, जो काम प्रवर समिति को 36 आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था वो काम आज पूरा हो गया है। और जो भी इस दौरान हमारी बैठकें हुई थी उन तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पे जो ड्राफ्ट हमने किया था आज उसको अंगीकृत कर लिया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो आंदोलनकारी हैं उनके हित में ये आज हमने काम पूरा कर लिया है। और अब माननीय अध्यक्ष जी को मुझे ये प्रतिवेदन सौंपना है। जिस दिन वो यहाँ उपलब्ध होंगी तो मैं निश्चित रूप से ये प्रतिवेदन उनको सौंपूंगा, तो हमारा प्रवर समिति का काम पूरा हो जाएगा। सर, इसमें संशोधन तो हुआ ही है, कुछ और चीजें भी आप लोगों ने ऐड की हैं? देखिए, सब कुछ बातें हुई है, लेकिन जब तक ये हमारे विधानसभा के पटल पे नहीं आता है तो आप भी जानते हैं कुछ चीज़ों की अपनी मर्यादाएं होती हैं। और मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत विचार विमर्श और मंथन के बाद बहुत अच्छा जो आंदोलनकारियों के हित में होना चाहिए था वो हमने किया है। सर, जो विधानसभा में आया था और जो अब आप लोगों ने चेंजेस किए हैं, कितना डिफरेंस आया उस सब चीजों में और कितना आप लोगों ने? देखिए, यदि चेंज नहीं आता तो हम बैठक ही क्यों करते, प्रवर समिति की आवश्यकता ही क्यों थी। तो उस समय विषय जब ये आया था कि इसमें कुछ और होना चाहिए था तो प्रवर समिति का गठन हुआ। और आज मैंने फिर आपसे अनुरोध करना है कि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ, मैं आंदोलनकारियों की उस भावना को भी समझता हूँ और जो हमारे उत्तराखंड के वो आंदोलनकारी हैं उनके लिए जो सरकार को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। सर, एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसके लिए कुछ तय हुआ है? कब तक है? अभी पहला स्टेप हमारा माननीय अध्यक्ष जी को इस प्रतिवेदन को देना है। उसके बाद फिर विधानसभा का सत्र, अभी उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, ये आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ। सर, उपनेता प्रतिपक्ष तो उसके बाद ही सत्र बुलाने की कार्रवाई होगी और उसी पे फिर ये प्रतिवेदन वहाँ प्रस्तुत करेंगे। देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो हम लोग सरकार के रूप में विधेयक ला रहे थे उसमें हमारे तमाम आंदोलनकारी संतुष्ट थे, क्योंकि जब मुझे मिलने आए थे आंदोलनकारी सबने यही कहा था कि आपको प्रवर समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम संतुष्ट थे। यदि हमने उससे और अच्छा किया है तो उसमें और संतुष्ट होंगे, स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होंगे। भाई, माना जिस ड्राफ्ट को लेके सरकार पटल पे लाई थी वो उनकी भावना के अनुरूप था, और यदि मैं उसमें कुछ और अच्छा किया है तो स्वाभाविक रूप से वो और संतुष्ट होंगे।
नरेंद्रनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 135 उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं की 6 माह के पदोन्नति प्रशिक्षण के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने पासिंग आउट परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने अपने उद्बोधन में उच्च कोटि की पासिंग आउट परेड की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिस के लिए चुनौतियां बहुत हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के अलावा और भी चुनौतियों के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। 35 उपनिरीक्षक पास आउट हुए हैं पीटीसी से और आज से फील्ड में जाएंगे और इन्होंने देखा, मैंने आज की पासिंग आउट परेड का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का था और पीटीसी नरेंद्रनगर भी अब धीरे धीरे बहुत एक अच्छे स्तर पर आ गया है और हमने इनसे एक ही मेन सीख दी है कि जब आप समाज में जाएंगे तो इनकी ड्यूटी है कि पीड़ितों की मदद करें। जो इनको सब इंस्पेक्टर के अधिकार मिलने जा रहे हैं उसके साथ विवेचना करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, तो पीड़ित को जस्टिस दिलाएं, न्याय दिलाएं, इसका प्रयास किया जाए। यहाँ रैंकर परीक्षा उत्तीर्ण करके यहाँ 6 माह का जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आउटडोर इंडोर जितने भी उस्ताद साहिबान थे हमारे, हम लोग को बहुत अच्छी यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि किस तरह से आप फील्ड में जाएंगे और किस तरह से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और फील्ड में जाके उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि पीड़ित के समय हमेशा न्याय करना है और जो भी अपराधी होगा उसको सलाखों के पीछे पहुँचाना है। बीते दिनों मंगलोर से सपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जिसके बाद अब मंगलोर विधानसभा सीट खाली हो गई है और अब वहां पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा ने इस बार अपनी जीत का दावा किया है। तो वहीं अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिसे भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था, उन्होंने मंगलोर से ताल ठोकने का दावा किया है। विधायक चैंपियन ने कहा कि मंगलोर में बहुसंख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं जो कि भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन वो जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि वे मुस्लिम समुदाय के लोगों का दिल भी जीतेंगे और चुनाव भी। क्यों जाएंगे साहब, पार्टी कार्यकर्ता है, अपने लोगों को जिताएंगे और उससे पहले शायद मंगलौर का चुनाव सामने आ रहा है। क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? जब वहां ये बात आ रही है कि 60,000 मुसलमान है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो यही चैलेंज से ही चैंपियन मुसलमानों का दिल भी जीत के दिखाएगा, क्योंकि उसका खुद 54 इंच के सीने में है दिल जीतेगा मुसलमानों का भी और इंशाल्लाह पक्की जीत होगी मंगलौर से भी। आपको बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम मुल्क मुझे वोट देंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बीजेपी का सबसे पहले कैंडिडेट मंगलौर से जीतेगा विधायक और इसी विधानसभा में शपथ लेंगे इस बार 5वीं बार बनके। उत्तराखंड के पूर्व विधायक अब धीरे धीरे एक मंच पर आने लगे हैं। यही नहीं, पूर्व विधायकों ने उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन भी खड़ा किया है और पूर्व विधायकों ने आज देहरादून में प्रेस वार्ता कर सरकार के कई कार्यों पर सवाल खड़े किए और कई बिंदुओं पर उन्होंने सरकार से कार्य करने की भी बात कही। पूर्व विधायकों का आरोप था कि मौजूद समय में उत्तराखंड में जो भी अधिकारी रिटायर होते हैं उनको दोबारा वहीं पर नियुक्ति दी जाती है, जिसके कारण उत्तराखंड में कोई भी अधिकारी रिटायर ही नहीं होता। इस पर सरकार को सोचना होगा कि अधिकारी को रिटायर कर अन्य युवा वर्ग को मौका दिया जाए और इसके साथ उन्होंने उत्तराखंड में आज तक चकबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण उत्तराखंड के पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है। यदि यहां पर चकबंदी की जाए तो इस पलायन को रोका जा सकता है। पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के भीतर नौकरशाही इतनी हावी है कि पूर्व विधायकों का सम्मान तक नहीं करती। प्रदेश की जो विभिन्न जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर के हमने कई बार बैठे हम लोग। अब हम तो पहले बैठते थे तो वो अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे, अपने सुख दुख के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन सब लोगों ने विषय आया कि भाई इसको जो है एक बड़ा रूप दिया जाए और प्रदेश के प्रति हम लोग देखिए, हम लोगों को प्रदेश की जनता ने हम लोग को प्रतिनिधित्व दिया, उन्होंने हमको आगे मौका दिया और हम लोगों का देखिए हम उस उत्तरदायित्व से उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो प्रदेश की जो भी, क्योंकि हमारे पास भी अभी भी लोगों का जो है आना जाना, लोगों की समस्याएं, फिर हम भी देखते हैं जब क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती है, उनको उठाने की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं। तो हम सब लोगों ने ये तय किया कि उसमें जो है हम लोग एक इसको पूर्व विधायक जितने भी हमारे उन सबको संगठित करके, चाहे किसी पार्टी से हो, तो वो चूँकि पार्टी से ऊपर उठ करके भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के हित में। तो इसी विषय को लेकर के हम लोगों ने विचार किया कि जो है संगठन बनाया जाए और जो प्रदेश की ज्वलंत समस्या है उनको जो है शासन को अवगत कराया जाए और इससे शासन को भी सुविधा होगी और जनता की समस्याओं का समाधान होगा। और बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका हमारी रहेगी, वो हम उस भूमिका को निभाने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं
पिछले साल हमारा सम्मेलन हुआ था, बार बीच में कई बार हम लोग बैठे हैं और अभी हरिद्वार जिले का सम्मेलन वहाँ पर झबरेड़ा उसमें स्थान पर हुआ था और अभी फिर आगे भी कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से हम लोग अब वहाँ की जो समस्याएं हरिद्वार की वहीं जाकर के हमने उनको सुना है और वहाँ लोगों ने जो बताया कि हमारी गन्ना की समस्या है, वहाँ पर जो है गन्ने का भुगतान नहीं, लगभग 125 करोड़ रुपए उस गन्ना मिल वाले पर बकाया है। उस विषय को हमने रखा है मुख्य सचिव में, इसको कड़ाई के साथ उसके साथ पेश आया जाए और लोगों का भुगतान कराया जाए। ऐसे अन्य क्षेत्रों की जो समस्याएं उनको भी हम लोग उठाएंगे। तो उस पर एक सरकार पर दबाव बने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए और हमारा भी उसमें जो है सब लोग हमारे पूर्व विधायक सब सक्रिय रहेंगे, यही उद्देश्य हमारा इसमें। देखिए नौकरशाही से हमको देखिए कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। अब तो देखिए हमको सरकार को हम लोग जो है अपना सुझाव देते हैं। देखिए जहाँ तक जो है जो एक प्रोटोकॉल होता है हर विषय का, तो कई अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं, तो उससे जो है जो जनप्रतिनिधि है जो उनको कष्ट होता है। अब कोई जो है कोई अधिकारी है, अब हमारे कई जनप्रतिनिधि जाते हैं, अगर वो सम्मान नहीं देता है, एक शिष्टाचार नहीं निभाता है, सबसे बड़ी बात है शिष्टाचार का अगर पालन नहीं करता तो ये बड़ी कष्ट की बात है, दुख की बात है। और ये प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं सबको उसका शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, मर्यादित व्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार से जो मर्यादित व्यवहार नहीं करते तो ऐसे लोगों पर सरकार को नजर रखनी चाहिए, उनको दिशा निर्देश देने चाहिए कि क्या क्या जो है आपके प्रोटोकॉल है, क्या क्या आपको पालन करना चाहिए। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहे, आप भी रहे, हम लोग भी उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य रहे, तो वहाँ पर जो एक पुस्तिका थी पूरी जो है उसमें शासनादेश समय समय पर शासनादेश होते थे और अधिकारियों को निर्देश दिए जाते थे कि प्रतिनिधियों के साथ भी किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, तो वो करना चाहिए उनको। देखिए जो अब वही अधिकारियों की बात आती है, क्योंकि अधिकारियों का चकबंदी से कोई मतलब नहीं है। चकबंदी जो है देखिए वो तो आम आदमी का हित है उसमें, तो यही जो है एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो जो है उस हित को वो जो है वो महत्व नहीं देते हैं। इस कारण से ये चकबंदी का मामला ये अभी तक लटका हुआ है। हमको अभी 21 साल हो गए हम लोगों को अब उत्तराखंड राज्य बने हुए, अभी 9 नवंबर को 23 साल हाँ 23 साल जो है नहीं 2 साल उसे 23 साल। तो उसमें क्या है कि जो है जो हमारे जो है जितने भी जो चकबंदी से संबंध देखिए, उसके बाद उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पलायन की जो प्रक्रिया है बहुत तेज हुई है, ये आप सब लोग मानते हैं। गांव के गांव खाली होता है। जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उस समय जो है हमारे गांव जो पूरे खुशहाल थे, संपन्न थे और बड़े गांव में बड़ी खुशहाली थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्योंकि जो पलायन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हुई है, गांव के गांव खाली हो गए हैं और लगातार वो प्रक्रिया चल रही है, अभी चल ही रही है उसके। तो उसको रोकने के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। अब बाहर के लोगों को आप वहाँ जो है जमीन दे देंगे, उनको जो है वहाँ जमीन खरीदने का अवसर दे देंगे, तो क्या होगा फिर? यह कि हमारी जो परंपराएं, जो हमारी पहचान है वो तो हमारी खत्म हो गई ना। जो जिस पहाड़ से हम पहचाने जाते हैं वो अगर पहाड़ खत्म हो गए, वहाँ की परंपराएं खत्म हो गई, हमारी जो सांस्कृतिक सौहार्द है, जो सांस्कृतिक वातावरण है वो अगर समाप्त हो गया, तो फिर यह है कि हम लोगों की पहचान जो है इसको कैसे हम सुरक्षित रख पाएंगे। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान देने के बाद चर्चा में आए कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष आकिल अहमद ने अपनी नई पार्टी का गठन किया है। इतना ही नहीं, उनके आम इंसान विकास पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। पार्टी द्वारा आज हरिद्वार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक आकिल अहमद ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब मुसलमानों और दलितों की उपेक्षा की जा रही है। पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं से किनारा कर रही है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत पर भी हरिद्वार और देहरादून के मुसलमानों को धोखा देने का आरोप है। कई लोगों को जो है पार्टी संगठन में जो है जिम्मेदारी दी है, अन्य पार्टियों से है। कोई बीएसपी छोड़ के जो है आम इंसान विकास पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई बीजेपी से छोड़ के जो है आम इंसान विकास पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के जो है काफ़ी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। और हम लोग तो क्या है, मैंने तो 16 साल कांग्रेस को दिए। अहमद पटेल जिन्होंने पूरा जीवन अपना कांग्रेस को दिया, आज छत्तीसगढ़ का अधिवेशन देखो या जो है आप राजस्थान में अधिवेशन देखो, एक भी फोटो किसी मुस्लिम लीडर की नजर नहीं आ रही जो है। तो हम क्या कहेंगे जो है, फिर तो हम यही कहेंगे कि मुसलमानों को खाली यूज किया जा रहा, वोट के नाम पे यूज किया, बिल्कुल किनारा कर रही है जो है। और हरीश रावत जी ने भी जो है
मुसलमानों के साथ मुसलमानों को, हरिद्वार के मुसलमानों को भी और देहरादून जिले के मुसलमानों को भी धोखा देने का काम किया। उनसे जो लोग जुड़े हुए थे, जो वादे उन्होंने हरीश रावत जी ने उनसे किए, वो एक पर भी खरा नहीं उतरे। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती में उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर पालिका, चिकित्सा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर छापेमारी की है। बिना रजिस्ट्रेशन और स्टाफ के चल रहे नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया गया। और इस पूरे मामले पर चिकित्सा अधिकारी जसपुर हितेश शर्मा ने बताया कि उपजिलाधिकारी जसपुर कुछ नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहे थे, जिन्हें सीज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसके जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। मिली कि यहाँ पे जो गर्ग अल्ट्रासाउंड वाली गली के पास MH फार्मा के पास एक सारा नर्सिंग होम है जो इलीगली जो है इलाज कर रहा है और डिलीवरी भी करा रहा है। और उनका बोर्ड भी यहाँ पे आप पीछे देखेंगे लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारी सुविधाओं का जिक्र किया गया, लेकिन वो कोई सुविधा अंदर प्राप्त नहीं हुई और ना ही किसी तरह का ट्रेंड स्टाफ या डॉक्टर यहाँ पे पाया गया। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ही इलीगली नर्सिंग होम संचालित हो रहा था, क्योंकि यदि ये लीगल होता तो यहाँ पे पूरी डिग्री, डॉक्टर्स का नाम और बाकी चीज़ें सुविधाएं यहाँ पे जो मरीजों को दी जानी है वो दी जाती हुई मिलती। पहुँचे तो यहाँ पे एक महिला एडमिट थी जिसका डिलीवरी हुई थी यहीं पे कल रात, और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि कौन डॉक्टर है। उन्होंने 1-2 नाम लिए हैं, उसकी अभी जांच की जाएगी और इसलिए CMS साहब द्वारा यहाँ पे जो है इसको फिलहाल जो जिन कमरों में ये नर्सिंग होम संचालित हो रहा था उसको सीज करने की कार्रवाई चल रही है और आगे भी जो इसमें नाम आए हैं उनके विरुद्ध जो है जाँच की कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए, जैसे आपको पता है पीछे भी हमने 1-2 हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी और आगे भी ऐसे हॉस्पिटल के जो कुछ नाम हमारे संज्ञान में आ रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SDM साहब के द्वारा मुझे सूचना देकर के बुलाया गया, तो यहाँ पर आकर के देखा हमने तो उसमें एक सीजरियन सेक्शन की महिला और 2 और मरीज पड़े हुए थे, लेकिन उनको अटेंड करने के लिए ना तो यहाँ कोई स्टाफ नर्स थी, ना कोई डॉक्टर था और सारा ये जो अस्पताल है ये अवैध रूप से चल रहा है। इसके ऊपर इसको सीज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इस ऐसे कई नर्सिंग होमों के बारे में हम लोगों को जानकारी है और समय समय पर हम लोग छापा भी लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास इस समय इतने मरीज हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और जितने भी मरीज हैं, जितने भी इस तरह के फर्जी अस्पताल चल रहे हैं उनको सबको बंद किया जाएगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।